हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आईबीपीएस एसओ 2013 का प्री पेपर। लगभग 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 रीजनिंग क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे क्रिटिकल रीजनिंग के। 7 क्वेश्चंस, लगभग 6 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे पिछले पार्ट में। आज ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। पूरे 10 सवाल हम देखेंगे। सिंपल कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस थे, एजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चंस थे। सिंगल लाइनर थे, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसमें लिमिट नहीं किया क्वेश्चंस को। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो सकता है, बट वील गो अहेड। और आखिरी के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो एक पैसेज बेस्ड है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल देखेंगे। स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे हम, जैसे हमेशा हम पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट पहला क्या कहता है? The income tax authorities carried out raids at 3 different business houses in the city last week. ये एक स्टेटमेंट है, कुछ बता रहा है, कोई एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस बारे में? इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में, जिन्होंने एक रेड कैरी की है। कहाँ पर? 3 डिफरेंट बिजनेस हाउसेस पे, ठीक है, वो भी सिटी के अंदर। और कब हुआ है ये? लास्ट वीक हुआ है। अब ये सारी प्रक्रिया हुई है, ये हमें पता है। तो एक तरीके से देखने में तो ये हमें पहले स्टेटमेंट को पढ़ के कि किसी चीज़ का इफेक्ट है। लेकिन सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये कॉज है और हमें ढूंढना है इसका इफेक्ट, ठीक है। बट इससे पहले भी कुछ प्रक्रिया हुई होगी जिसकी वजह से इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कैरी किए होंगे ये रेट्स। तो हम अपने देख सकते हैं स्टेटमेंट में इफेक्ट भी दिख रहा है, पर ये खुद में एक कॉज है जिसकी वजह से एक पॉसिबल इफेक्ट सामने आएगा रिपेल होता हुआ, वो हमें देखना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा पॉसिबल इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर रेट के बाद। तो पहला बोलते हैं ऑप्शन ए में, द 3 बिजनेस हाउसेज आर रेगुलर डिफॉल्टर्स इन पेमेंट ऑफ देयर इनकम टैक्स। ये तो एक कॉज हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया हो, जिसकी वजह से ये रेट्स कैरी हुई हो, क्योंकि वो एक रेगुलर डिफॉल्टर्स थे तीनों बिजनेस हाउसेज। इसकी वजह से इनकम टैक्स को वहाँ रेट करनी पड़ी और ये देखना पड़ा कि वो क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं, किस तरीके से उनका टैक्स चोरी हो रहा है। तो ये एक कॉज है, ना कि इफेक्ट है। तो ये वो कॉज हो सकता है, ये वो प्री कॉज हो सकता है जिसकी वजह से इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने रेट की। पर ये हमारा सही आंसर नहीं है, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इफेक्ट देखना है, स्टेटमेंट का इफेक्ट देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी देखते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड रिसीव्ड अ टिप ऑफ अबाउट द इलीगल एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द 3 बिजनेस हाउसेज। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कैसे उनको टिप मिली और किस तरीके से उनको पता चला कि वहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसकी वजह से टैक्स चोरी भी हो रही थी। तो ये भी एक पॉसिबल कॉज है जिसकी वजह से इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने रेड किया होगा वहाँ पर। तो इसको भी एज एन इफेक्ट हम रिजेक्ट कर देंगे, हमें इफेक्ट देखना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे। ऑप्शन सी देखते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लुक इनटू द मैटर एंड हैज अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमिटी। काफ़ी हद तक एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट हमें तो इंडक्शन देखना होता है। और गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ की इंक्वायरी कमेटी बिठा रही है तो यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज से कोई रिलेशनशिप गवर्नमेंट का अभी मिल रहा है? यहाँ पे कोई स्ट्रेट अवे कोई रेलेवेंस है दोनों के बीच में? काफ़ी इरेलीवेंट बात है ये। काफ़ी हद तक देखें तो इसके होने के चांसेस बहुत ही 40 to 50% है। इंक्वायरी तो तब बैठती कि कहाँ, जहाँ पर इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ गड़बड़ी होती, कुछ हायर ऑफिशियल्स की वजह से कुछ मिस्टेक हो रही होती। तो थोड़ा सा वेवर्ड आंसर होगा, हालांकि काफ़ी लेस इंडक्टिव भी रहेगा। इसीलिए मैं इसको फिलहाल बकेट लिस्ट में भी नहीं डालूंगा, तो मैं इसको रिजेक्ट करके ही चलूंगा अभी। ऑप्शन डी देखते हैं। अदर बिजनेस हाउसेज टुक इमीडिएट एक्शन टू क्लियर ऑफ देयर इनकम टैक्स ड्यूज इन ऑर्डर टू अवॉइड अ रेट ऑन देयर एस्टैब्लिशमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। बहुत ही 90 to 80% इस चीज़ के होने के चांसेस हैं। अगर आसपास के इलाकों में जब लोग देखेंगे कि हमारे पर्टिकुलर 3 बिजनेस हाउसेज पे रेट्स पड़ चुकी हैं, तो फिर आसपास के लोग सतर्क होंगे और तुरंत अपना इनकम टैक्स जो ड्यू है उसको क्लियर करेंगे, ताकि उनके पास कोई इस तरीके की हरकत ना हो, इस तरीके का कोई रेट ना हो इनकम टैक्स द्वारा, अथॉरिटीज़ द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पॉसिबल इफेक्ट होगा इसका, बहुत ही हाईली इंडक्टिव आंसर होगा। इसको हम बकेट लिस्ट में डाल देंगे। चलिए ऑप्शन ई भी देख लेते हैं। द अथॉरिटीज इंटेंड टू कंडक्ट रेड्स इन सेवरल अदर बिजनेस हाउसेज। जी नहीं, ये हमारा एक आंसर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक पॉसिबल, एक बहुत ही लेस पॉसिबल आंसर होगा एज पर कंपेयर। अगर हम ऑप्शन डी देखें तो थोड़ा सा लेस इंडक्टिव होगा, डी ज़्यादा इंडक्टिव आंसर होगा। और हम ई को इसीलिए रिजेक्ट कर भी देंगे क्योंकि ये तो एक आफ्टर इफेक्ट होगा, ना कि इफेक्ट होगा। डी एक बहुत ही क्लियर इफेक्ट हमें दिखा,
तो इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को और वो हमारा एकदम क्लियर आंसर होगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशंस आज नहीं प्रोवाइड की क्योंकि हमें बहुत रैपिडली इन क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कौन सा सही आंसर है, तो आपको बस देखते जाना है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हमें देखने हैं, तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। As a step to regulate private hospitals, the state health departments are framing rules to ensure all such hospitals are registered with it. यहाँ बात हो रही है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने की, कौन करेगा? स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। वो रूल्स बना रहा है, क्यों? ताकि वो उन पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को रजिस्टर कर सकें। अभी तक जो रेगुलेट नहीं हो पाए थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या उनके अंडर नहीं आते थे, उनके रजिस्टर्ड नहीं थे उनके साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, उनको वो रेगुलेट कर सके, उनको रजिस्टर कर सके, उनके लिए वो कुछ रूल्स बना रहे हैं। कंटेंशन क्लियर हो गया? सवाल क्या पूछा है? पहला दिखा हमें इफेक्ट, तो इसका मतलब इसका कॉज पूछा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल कॉज ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब जो प्रक्रिया ऊपर हो गई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कॉज होगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, द डिपार्टमेंट रियलाइज्ड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज मच लेस फॉर ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। क्या इस चीज के होने के चांसेस हैं? अपने इमोशनल सेंस से मुझे इतना मालूम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत पैसे लेते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में भी इलाज होता है, ये हम अपने इमोशनल सेंस से जानते हैं। तो ये बात बोल देना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही वेवर्ड आंसर होगा, बहुत ही सुपरफ्लुअस आंसर होगा, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं आउटराइटली। ठीक है, क्या ये पर्टिकुलर एक कॉज बनेगा जिसकी वजह से सामने ऊपर जो इफेक्ट दिया गया है, जो रूल्स बनाने की बात हो गई है? जी नहीं, बिल्कुल गलत होगा ये आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी क्या कहता है। गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स डू नॉट मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड्स एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर दी, जहाँ पर अभी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच की बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हम कुछ बात करना ही नहीं चाहेंगे और इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं। द डिपार्टमेंट रियलाइज्ड दैट सेवरल हॉस्पिटल्स आर रिजेक्टिंग केसेस स्टेटिंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये हो सकता है एक पॉसिबल, बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जो कि केसेस को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये अपने इमोशनल सेंस से भी हम जानते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब केस हाथ से निकल जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ रिफ़र कर देते हैं, साइटिंग की उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी उतने डॉक्टर्स, नर्सेज या इक्विपमेंट्स उस हिसाब से नहीं है, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है जो उस पर्टिकुलर केस को देख सकें। जब उनके आउट ऑफ बाउंड्स हो जाती है, तब फिर वो बड़े हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं, उन पर्टिकुलर सेंट्रलाइज या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन हॉस्पिटल्स को की तरफ उनको भेज दिया जाता है। तो काफ़ी हद तक एक बहुत ही अच्छा इंडक्टिव आंसर होगा, एक बहुत अच्छा कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिला। तो हम इसको बकेट लिस्ट में रखेंगे, ऑप्शन सी को, और ऑप्शन डी और ई भी देखेंगे। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है, अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड बेड्स, द काइंड ऑफ प्रोसीजर अ हॉस्पिटल कैन कैरी आउट बेस्ड ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एंड डिटेल्ड। काफ़ी हद तक कोर्स ऑफ एक्शन है ये। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आपसे ऑप्शन सी में करी तो यही इन्फर होता हुआ समझ में आ रहा था कि वहाँ पर लैक ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स या नर्सेज और बेड्स कितने हैं, ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि हम ये समझ सकें कि उनके हिसाब से रूल्स को बना सकें, उनको रेगुलेट कर सकें कि नहीं इतना तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है तो। ठीक है, तो काफ़ी हद तक एक कोर्स ऑफ एक्शन है, ना कि कॉज होगा। कॉज हमें ऑप्शन सी में क्लियर दिखा, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा एज एन आंसर। ऑप्शन ई देखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स नॉट रजिस्टरिंग विद द डिपार्टमेंट शैल बी फोर्स्ड टू डू सो एंड विल हैव टू पे हेफ्टी पेनल्टीज। ये भी आफ्टर इफेक्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी जब स्टेट हेल्थ और जो हमारी अथॉरिटी है वो डिपार्टमेंट है वो उसको रजिस्टर करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और अगर उनकी कुछ मिस्टेक्स होंगी तो उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा, कोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। बट क्या वो कॉज होगा? जी नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम क्लियर आंसर होगा, और हम यहाँ से क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल एजम्पशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं किस एजम्पशन के बेसिस पे ये सवाल को बनाया गया है। द कांस्टेबल हैज बीन रिकमेंडेड for a suitable reward by his superior in recognition of his sincere duty and busting of several gangs of criminals actively involved in the loot and incidents of pickpocketing.
एक कांस्टेबल है जिसकी रिकमेंडेशन की गई है अवार्ड के लिए, किसके द्वारा? एक सुपीरियर जो कि उसी के साथ का है, उसी पुलिस डिपार्टमेंट में होगा मोस्ट प्रोबेबली। किस तरीके का उसने रिकमेंडेशन किया है? बिकॉज उसने कुछ सिंसियर ड्यूटी की है, बहुत से क्रिमिनल्स के जो गैंग्स हैं उनको बस्ट कर दिया है, और उसके अलावा यहाँ तक कि जो इंसिडेंट्स ऑफ पिक पॉकेटिंग है उनको भी कम किया है। कांस्टेबल ने काफ़ी उसमें सिंसियरली अपनी ड्यूटी की है, तो सुपीरियर ने उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए एक सूटेबल अवार्ड के लिए उसको रिकमेंड कर दिया है। ये हमें प्रक्रिया समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो बना है ये किसके बेसिस पे बना है, ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे फॉर्म किया गया है, ये हमें देखना है। यानी कि हमें वो इम्प्लिसिट एजम्पशन ढूंढना है। कंफ्यूजन कहाँ होगा? इन्फरेंस से, वो भी हमें रिजेक्ट करने होंगे। यानी कुछ सवाल, कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे यहाँ पर जो कि आपको एक इन्फ्रेंस की तरह दिखेंगे, ठीक है, बट हमें तो ढूंढना है क्या? एक पॉसिबल एजम्पशन जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा बनाया गया है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, पहले देखेंगे ऑप्शन ए, द सुपीरियर इज सर्टेन दैट द रिकमेंडेशंस वुड बी डिनाइड। क्या ऐसा कुछ इन्फर होता हुआ दिखा या ऐसा कुछ एजम्पशन फॉलो करके उसने उसको रिकमेंड किया कांस्टेबल को कि उसकी जो रिकमेंडेशन है वो डिनाई हो जाएंगी? बहुत ही सुपरफ्लुअस आंसर होगा, कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी इमोशनल हो गया ऑथर इस स्टेटमेंट को बना करके, तो हम इसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही वेवर्ड आंसर है। सुपीरियर अगर किसी को रिकमेंड कर रहा है ये जान के कि वो डिनाई हो जाएगा, ये कुछ सर के ऊपर से जाने वाली बात है, तो इसको फिलहाल रिजेक्ट करूंगा मैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स एप्रीहेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कांस्टेबल वाज एक्सेप्शनली हाई। ये तो हमने देखा, ये तो हमें इन्फर होता हुआ भी दिखा, मतलब हम डिडक्टिवली इसको इन्फर कर सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि उसने बहुत से गैंग्स को बस्ट किया है और बहुत से इंसिडेंट्स ऑफ पिक पॉकेटिंग को रोका है, और इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक्सेप्शनली हाई किया है। इन सब चीज़ों को नंबर्स अपने बढ़ाए हैं, क्रिमिनली जो इंसिडेंट्स थे उनको कम किया, तो उसके ऑब्वियस सी बात है कि वो एक इन्फ्रेंस की तरह दिखेगा हमें ये स्टेटमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर कांस्टेबल ने बहुत सिंसियरली अपनी ड्यूटी की है, तो हम इसको एजम्पशन की श्रेणी में तो नहीं डाल सकते, हाँ इन्फ्रेंस की श्रेणी में जरूर डाल सकते हैं, तो इसको फिलहाल रिजेक्ट करेंगे। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, द कांस्टेबल डिजायर्स टू बी मॉनिटरली कॉम्पेंसेटेड फॉर हिज एफर्ट्स। यहाँ मॉनिटरली कॉम्पेंसेटेड की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर सिर्फ एक अवार्ड की बात की गई थी, तो बहुत ही सुपरफ्लुअस और आउट ऑफ स्कोप है, तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, द सुपीरियर वांट्स टू सेट एन एग्जांपल फॉर हिज अदर जूनियर्स बाय रिकमेंडिंग द रिवॉर्ड। काफी हद तक एक लाइकली आंसर हो सकता है। सुपीरियर ये चाहता होगा कि मैं अपने बाकी जूनियर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूं। काफी अच्छा आंसर होगा, बहुत ही हाईली इंडक्टिव आंसर है ये, इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो मैं इसको बकेट लिस्ट में रख सकता हूं, ठीक है। बट एज एन एजम्पशन यानी कि किसी चीज को मैं एज्यूम करके टेकन फॉर ग्रांटेड ले करके आगे कोई एक्शन लेता हूं, हमेशा होता है। हम देखते हैं कि जो हमारी नींव है वो एक एजम्पशन है जिसके बेसिस पे हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर्म हुआ है एज अ बिल्डिंग, तो क्या वो ये एक स्टेटमेंट हो सकता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है? ये तो एक, आप अगर देखो तो एक फिर से एक तरीके का इन्फ्रेंस है, काफी हद तक एक इन्फ्रेंस की श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है कि सुपीरियर ऐसा करना चाह रहा था कि ताकि बाकी जो उसके जूनियर्स हैं वो आगे भी वो लोग भी मेहनत करें, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। काफी हद तक कंफ्यूजिंग भी करता है एजम्पशन से इसको, इसलिए मैं ऑप्शन ई जरूर देखूंगा, ठीक है। ऑप्शन ई जरूर देखते हैं हम। ऑप्शन ई कहता है, रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग द सिंसियरिटी एंड अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ पुलिसमैन आर गिवन। बिल्कुल काफी अच्छा आंसर हो सकता है ये, डी से बेटर आंसर है, हाईली इंडक्टिव आंसर है। कंफ्यूज जरूर हो रहे हैं हम डी और ई में, पर ई एक बहुत अच्छा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पुलिसमैन को अकम्प्लिशमेंट्स के लिए, सिंसियरिटी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, तभी तो सुपीरियर ने उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस सिंसियरिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने कांस्टेबल का नाम रिकमेंड किया। डी एक अच्छा आंसर था, बट ई एक बहुत बेटर, उससे भी बेटर आंसर है। हमें यही क्लोज आंसर्स देखने होते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन ई एक बहुत बेटर आंसर है, काफी क्लियर लाइन में हमें एजम्पशन दिखती है वहां पर। डी में हमें एजम्पशन और इन्फ्रेंस में कंफ्यूजन हो रहा है, काफी हद तक एम्बिग्यूटी आ रही है कि इसको हम इन्फ्रेंस मान के चलें कि एजम्पशन मान के चलें, लेकिन ई में हमें एक क्लियर एजम्पशन दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ई एक परफेक्ट आंसर होगा। अगर आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज एक अच्छा एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा कि डी एक क्यों बेटर आंसर है। मेरे हिसाब से डी रिजेक्ट होगा और ई ही एक बेटर आंसर निकलेगा, और आप इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे अगर आपको कंफ्यूजन हो। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Without wasting any more time, the college has finally received accreditation and has gained
द स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। बहुत ही सिंपल लाइन में एक बात बता दी गई कि कॉलेज को अब फाइनली एक्रेडिशन मिल चुका है और उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का तमगा मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, मतलब अगर ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं यानी कि एक कॉज हुआ है तो उसका एक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विल नाउ हैव टू बी अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये तो काफी हद तक एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, तो इसको हम फिलहाल रिजेक्ट करेंगे एज एन इफेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू दिस कॉलेज इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर वुड ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। क्या ऐसा होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएंगे? जी नहीं, बल्कि बढ़ेंगे, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, द कॉलेज विल चार्ज लेसर फीस फ्रॉम ऑल इट्स स्टूडेंट्स डिस्पाइट नॉट गेटिंग अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या ऐसा कुछ होगा? अगर उसको गवर्नमेंट बट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है तो ग्रांट मिलेगा ही मिलेगा गवर्नमेंट से, तो ये बात बोलना कि द कॉलेज विल चार्ज फीस डिस्पाइट नॉट गेटिंग द ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बहुत ही वेवर्ड आंसर होगा ये। कि वो स्टूडेंट से लेसर फीस लेगा या इवन अगर उसको ग्रांट मिलता है तो लेसर फीस लेगा, ये समझ में आती बात, लेकिन अगर वो डिस्पाइट नॉट गेटिंग लेस फीस लेगा ये तो समझ के बाहर बात है। तो ये भी काफ़ी हद तक एक अपने आप को खुद रिजेक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, मैं नहीं कर रहा उसको, तो ये तीनों ही रिजेक्ट होते हैं एज एन पॉसिबल इफेक्ट। ऑप्शन डी और ई भी देख लेते हैं। डी कहता है द कॉलेज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ कोर्सेज दैट इज रन बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। क्या ऐसा होगा? कॉलेज रिड्यूस कर देगा नंबर ऑफ कोर्सेज को, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद तो उसको अपने कोर्सेज बढ़ाने होंगे ना कि कम करने होंगे, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन ई, द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज अमंग्स द स्टूडेंट पॉपुलेशन इन जनरल हैज इम्प्रूव्ड। बिल्कुल, जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बनते हैं तो रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के अंदर, वो काफ़ी हद तक देखेंगे इस चीज़ को कि हमारा कॉलेज जो है वो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये जो स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज़ को लेकर के जनरली ये चीज़ इंप्रूव होगी। बिल्कुल पॉसिबल इफेक्ट है, ये क्लियर इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है इस चीज़ का, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने का फायदा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ई एक बहुत ही बेटर आंसर है, सी को मैंने रिजेक्ट किया है। अगर आप मेरे से सहमत नहीं है तो फिर से अपनी ओपिनियन जरूर एक अच्छे रीजन के साथ जरूर दीजिएगा। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस अ कॉम्पेंसेटरी policy for farmers in return for the acquisition of their land, the farmers demanded a written proof of the policy। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, काफी हद तक कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी बातें हुई हैं, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, कॉम्पेंसेटरी पॉलिसीज फार्मर्स के लिए। कैसे? फार्मर्स से उनका लैंड ले लिया जाएगा, एक्वायर कर लिया जाएगा और उनको कुछ उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा। लेकिन फार्मर्स ने क्या कहा? फार्मर्स ने कहा दे हैव डिमांडेड अ रिटन प्रूफ ऑफ द पॉलिसी, यानी कि फार्मर्स अगर हमसे रिटन प्रूफ मांग रहे हैं, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल से एक रिटन प्रूफ ऑफ द पॉलिसी मांग रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लैक्सिसिटी रही है, पहले की पॉलिसीज में कुछ मिस्टेक रही है, यानी कि कॉम्पेंसेशन को लेकर के धांधली हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि जितना कॉम्पेंसेशन आपने अनाउंस किया है उतना तो मिले। ठीक है, ये इन्फर होता हुआ क्लियरली दिख रहा है, यानी कि कुछ पहले गड़बड़ियां हुई हैं, इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मिला होगा फार्मर्स को, या कुछ मिला ही नहीं होगा, और इस तरीके की पॉलिसी अगर आप ला रहे हैं तो उसको रिटन में लाइए। ठीक है, ताकि आगे कोई अगर डिस्क्रिपेंसी या एम्बिग्यूटी आती है तो आप कॉन्टेस्ट कर सकें। चलिए देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली अ कॉज फॉर डिमांडिंग द रिटन प्रूफ। अब रिटन प्रूफ अगर आप किसी गवर्नमेंट से मांग रहे हैं तो इसका मतलब कुछ हुआ है पहले, और क्या वो कारण हो सकता है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। The farmers were unable to contest the inadequate compensation for their land in earlier such policies। बहुत ही अच्छा आंसर होगा, बहुत ही अच्छा लाइकली आंसर होगा कि पहले की पॉलिसीज में फार्मर्स को उतना कॉम्पेंसेशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, इसीलिए वो अब कह रहे हैं कि अगर आप अब दोबारा इस तरीके का हमारा एक्विजिशन करेंगे तो हमें प्रॉपरली आप लिख के दीजिए कि आप हमको इतना इतना कॉम्पेंसेट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक लाइकली आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर होगा, तो मैं इसको एक बकेट लिस्ट में डालूंगा अपने बहुत ही प्रोबेबल आंसर्स की। और ऑप्शन बी को देखते हैं क्या कहता है वो। द कॉम्पेंसेशन प्रॉमिस्ड इन द पॉलिसी वाज ग्रॉसली इनएडिक्वेट। ये भी एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है, बहुत अच्छा आंसर हो सकता है, लेकिन ये इस बार की कॉम्पेंसेशन के बारे में बोला गया है, ना कि पिछले कॉम्पेंसेशंस की। जैसे कि हमने पहले देखा, हमने बताया था कि पहले की कॉम्पेंसेशंस की लेकर के बात हो रही है, ना कि इस बार वाले कॉम्पेंसेशन की। वो एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने का। इस बार का जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है,
हमें तो ये पता है कि अगर फार्मर्स ने ये बोल दिया कि हमें रिटन प्रूफ दीजिए, इसका मतलब पहले उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। ये हम इन्फर कर सकते हैं अपने इमोशनल और लॉजिकल सेंस से, अपने क्रिटिकल सेंस से। तो ऑप्शन ए अभी भी अच्छा आंसर रहेगा और ऑप्शन बी फिर भी लेस लाइकली आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं, क्योंकि एक ही सही हो सकता है, तो ए तो मेरा बहुत ही अच्छा आंसर है। सी, द फार्मर्स वर अनविलिंग टू सरेंडर देयर लैंड्स टू द गवर्नमेंट। ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन की तरह हो सकता है। कुछ फार्मर्स होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम गवर्नमेंट को अपना लैंड नहीं देंगे, हम एक्विजिशन अलाउ नहीं करेंगे, और कुछ फार्मर्स होंगे जो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि नहीं, आप ले लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। तो बिल्कुल ही गलत आंसर होगा ये वो कॉज नहीं है जिसकी वजह से वो रिटन प्रूफ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। ऑप्शन डी देखते हैं, द फार्मर्स डिमांड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर आउट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर लैंड्स। ये भी बहुत ही एक सुपरफ्लुअस आंसर होगा। ये आउट ऑफ अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट से है, थोड़ी दूर की बात है ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ द शेयर, जो कि गवर्नमेंट अपना वहाँ पर एक्विजिशन करने के बाद वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाएगी तो उसमें भी उनको परसेंटेज चाहिए। ये तो बहुत ही आउट ऑफ स्कोप बात होगी, बहुत ही आफ्टर इफेक्ट वाली बात होगी, बहुत बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन ये वो कॉज नहीं होगा जिसकी वजह से वो रिटन प्रूफ मांगेंगे, जहां तक मैं समझ सकता हूं। अगर आपको लगता है कि ये एक लाइकली आंसर है तो फिर भी आप एक अच्छा रीजन दे करके मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए मैं डी को फिर भी नहीं सिलेक्ट कर सकता। ऑप्शन ई देखते हैं, द ओनली ऑप्शन टू एनफोर्स द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू फ्रेम अ कॉम्पेंसेटरी पॉलिसी फॉर द फार्मर्स वॉज टू डिमांड अ प्रूफ। मतलब अब फार्मर्स को एनफोर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि वो एक फ्रेम करें कॉम्पेंसेटरी पॉलिसी और एक रिटन प्रूफ दे हमें। ये बहुत ही वेवर्ड और सुपरफ्लुअस आंसर हो सकता है, हालांकि एक बहुत प्रोबेबल आंसर भी था काफी हद तक, लेकिन कंफ्यूज करता है अपनी लैंग्वेज में। ऑप्शन ए की लाइट में मैं ऑप्शन ई को बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट कर सकता। ए तो मुझे बहुत ही परफेक्ट शुरू से लगा, 100% होता हुआ दिख रहा था, बहुत ही हाईली इंडक्टिव आंसर था। डी और ई बहुत ही ट्रिकी और कंफ्यूजिंग करते हैं, एम्बिग्यूस करते हैं। हालांकि मैं अगर रियल टाइम एग्जाम में ये बैठा होता और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं इसको छोड़ देता। हालांकि ए बहुत अच्छा आंसर है, बट फिर भी यहाँ मुझे एम्बिग्यूटी दिखती है, क्योंकि ए और ई बहुत ही दोनों प्रोबेबल आंसर लगे मुझे, तो मैं क्यों स्लाइड चांस लूंगा। पर ए पे टिक जरूर करेंगे, और हो सकता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा हो। ठीक है, आप देख लीजिए अपना लाइकली चांस, और अपना नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है हमें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द नंबर ऑफ केसेस कंसर्निंग अ नॉन कंटेजियस केमिकल पॉइजनिंग इज ऑन द राइज अमंग लोकल विलेजर्स। जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग जो नॉन कंटेजियस केमिकल पॉइजनिंग के हैं वो बढ़ गए हैं। लोकल विलेजर्स ये चीज़ महसूस कर सकते हैं, और ये चीज़ बताई गई है हमें क्लियरली कि कुछ नॉन कंटेजियस हो रहा है। नॉन मतलब वो कंटेजियस तो वो होता है जो छुआछूत से भी फैलता है, लेकिन नॉन कंटेजियस है और केमिकल पॉइजनिंग है। केमिकल पॉइजनिंग हो रही है लोगों को, लोकल विलेजर्स को, और इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से केमिकल पॉइजनिंग जैसी चीज़ लोगों को हो जाए? तो हमें ये ढूंढना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड एन इमीडिएट इंक्वायरी इनटू द मैटर। ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन है, ना कि कॉज है, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। अनलेस टाइमली ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स द पॉइजनिंग कैन प्रूव टू बी फेटल। अगर आप पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा फेटल हो जाएगी। ये भी एक कोर्स ऑफ एक्शन है, और मैं इसको रिजेक्ट करूंगा एज द कॉज। मेनी फैक्ट्रीज सराउंडिंग द विलेज डू नॉट डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट अप्रोप्रिएटली। जो भी विलेजेस के आसपास जो फैक्ट्रीज है वो अपना जो वेस्ट है, मोस्टली फैक्ट्रीज में कुछ बनता होगा तो केमिकल ऑब्वियस सी बात है डिस्पोज ऑफ होगा ही नहीं प्रॉपरली, तो केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है। हो सकता है कि वो वहाँ की लोकल जो रिवर या तालाब में अपने केमिकल वेस्ट को डंप कर देते हो, जिसकी वजह से वहाँ का पानी पी करके लोग केमिकली पॉइजनड हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडक्टिव आंसर है, इसके होने के चांसेस 80 to 90% हैं। तो मैं इसको एक बकेट लिस्ट में रखूंगा आंसर की, और यहाँ से क्लियर करके नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देखूंगा। ऑप्शन डी और ई भी देख लेते हैं। द ओनली हॉस्पिटल इन द एरिया इज नॉट इक्विप्ड टू ट्रीट केमिकल पॉइजनिंग रिलेटेड एलिमेंट्स। ये तो एक बहुत ही न्यूट्रल स्टेटमेंट आपने दे दिया कि हमारा यहाँ का जो लोकल विलेज का जो हॉस्पिटल है इट इज नॉट इक्विप्ड टू ट्रीट पॉइजनिंग रिलेटेड एलिमेंट्स। लेकिन ये वो कारण नहीं बता पा रहा है कि क्यों ये केमिकल पॉइजनिंग लोगों को हो रही है, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक्सप्लेन नहीं करता, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। सिर्फ सी में वो चीज दिखी, वो एलिमेंट दिखा। ऑप्शन ई देखते हैं, अ स्टडी डन अ कपल ऑफ ईयर्स अगो हैड रिपोर्टेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैड स्टॉप्ड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स ओइंग टू देयर इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ।
यानी कि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, काफ़ी साल पहले भी ऐसा हो चुका है कि बहुत से लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जब उनको ये पता चला कि इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट होता होगा और कुछ इल इफेक्ट्स होते होंगे हेल्थ पे। इवन जो खाद्यान्न जो वहाँ बन रहा है या जो जो फसल है उसमें भी केमिकल्स आ जाते होंगे। तो हो सकता है पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन या क्या वो पर्टिकुलर कॉज अब होगा, इस वजह से आज कपल ऑफ ईयर्स पहले जो जो हुआ है उसकी वजह से केसेस अब बढ़ेंगे, ये चीज़ कहना बहुत ही वेवर्ड होगा इन द लाइट ऑफ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी एक बहुत ही बेटर आंसर होगा। कपल ऑफ ईयर्स के बारे में हम नहीं बोल सकते, हाँ आज भी अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हम इस पर टिक कर सकते थे, लेकिन कपल ऑफ ईयर्स तो बहुत दूर की बात होगी, लेस इंडक्टिव हो जाएगा, इसके चांसेस 40 to 50% होंगे। सी हमारा एक बेटर आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी फिर इफेक्ट पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी द इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। Small grocery shop owners have gone on a day's strike in order to protest against the entry of a foreign retail store in the city। यानी कि जितने भी छोटे ग्रोसरी शॉप ओनर्स हैं उन्होंने एक दिन की स्ट्राइक कर दी है, बंद कर दी है अपनी दुकानें, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें। किसके लिए? एक एंट्री ऑफ अ फॉरेन रिटेल स्टोर खुला है, एक बहुत बड़ा कोई शॉपिंग मॉल टाइप का कोई रिटेल स्टोर है जो कि सिटी में खुला है, तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए ग्रोसरी शॉप ओनर्स ने एक दिन की स्ट्राइक कर दी है। अब यहाँ पर यहाँ पर इसे एक कॉज की तरह दिखाया गया है और हमें ढूंढना है एक इफेक्ट इसका इफेक्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट आता है इसका। ऑप्शन ए देखते हैं। द स्मॉल ग्रोसरी शॉप ओनर्स परसीव द बिग रिटेल जायंट्स एज शार्क्स ट्राइंग टू डोमिनेट द अवेलेबल मार्केट प्लेस। ये एक पर्टिकुलर कॉज है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, बट इफेक्ट कॉज रिलेशनशिप नहीं है, उल्टा नहीं है। यहाँ पर कॉज इफेक्ट दिखेगा, ये कॉज है और जिसका इफेक्ट ये है, लेकिन हमें तो इफेक्ट ढूंढना है, यानी कि इसको कॉज बनाना है आपको और इफेक्ट ढूंढना है, तो ये नहीं हो सकता मेरा आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिटेल हैज शोन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन इंडिया सिंस अ कपल ऑफ ईयर्स। काफ़ी आउट ऑफ स्कोप आंसर होगा। क्या इसका इफेक्ट आ रहा है? आपका जो हड़ताल आपने की है उसका इफेक्ट है ये? जी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा ये। ऑप्शन सी देखते हैं। देयर हैव बीन सेवरल कंट्रीज इन विच रिटेल जायंट्स हैव टोटली वाइप्ड आउट स्मॉल स्केल ग्रोसरी शॉप्स। ये तो काफ़ी हद तक एक आफ्टर इफेक्ट होगा, बहुत अच्छा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक एविडेंस देने की कोशिश की गई है कि क्यों ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसा कुछ हुआ है, रिटेल जायंट्स के बाद आने के बाद स्मॉल स्केल ग्रोसरी शॉप्स बंद हो गई हैं, ये कारण देने की कोशिश की गई है। ये फिर से कॉज देने की कोशिश की गई, इफेक्ट नहीं दिख रहा मुझे इसमें कोई, रिजेक्ट करेंगे इसको और बढ़ेंगे हम ऑप्शन डी की तरफ। The government agreed to take all the political steps required to safeguard the interest of small scale retailers। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये। क्लियर इफेक्ट आएगा, गवर्नमेंट इस बात को देखेगी कि ग्रोसरी शॉप्स का इंटरेस्ट खत्म ना हो और उनको पॉलिटिकली सेफगार्ड करेगी, क्योंकि उनका बिजनेस बिल्कुल अधर में आ जाएगा। अगर रिटेल जायंट्स आएंगे बड़े शार्क्स की तरीके से, वो सारे बिजनेस को कैप्चर कर लेंगे और छोटे दुकानदारों का काफ़ी नुकसान होगा। तो इसका मतलब डी हमारा एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा इस चीज़ का, और हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ई कहता है अ रीसेंट सर्वे इंडिकेटेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रेफर टू बाय देयर डेली ग्रोसरी आइटम्स फ्रॉम अ नियर बाय ग्रोसरी स्टोर्स रादर देन बिग रिटेल। तो ये तो एक इन्फ्रेंस की तरह दिख रहा है हमें, एक एजम्पशन की तरह भी दिख रहा है, तो इसको मैं रिजेक्ट कर देंगे। डी हमारा बहुत ही क्लियर आंसर था। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड वीकन। यहाँ पे वीकनिंग पूछी गई है, यानी जो आर्ग्यूमेंट यहाँ प्रेजेंट किया गया है हमें वो आर्ग्यूमेंट ढूंढना है जो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इस पूरे कंटेंशन या पूरे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर देगा, ठीक है। पुट फॉरवर्ड बाय द कमिटी टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। सवाल हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज बीन एडवाइज्ड बाय अ कमिटी टू टेक द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स बैक फ्रॉम द 2 players who were allegedly involved in मैच फिक्सिंग। एक कमिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को एडवाइस कर रही है, वो ये कहती है कि आप जो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में, दोनों प्लेयर्स से वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब हमें ऐसा कंटेंशन ढूंढना है जो इस चीज़ को वीकेंड कर दे, इस पूरे कंटेंशन को, यानी कि हम ढूंढेंगे वो कंटेंशन को वीकेंड करता हुआ। तो हमें सवाल यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वीकेन द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द कमिटी टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। यानी कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, उस पर्टिकुलर चीज को कौन सी चीज वीकेंड करेगी, ये हमें देखना था। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या कहता है? अ गुड कंडक्ट इन द पास्ट एंड अ लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द प्लेयर्स मेक द केस अगेंस्ट देम वेरी वीक।
क्लियरली उन्होंने बोला है कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे दोनों प्लेयर्स, उनसे आप अवार्ड वापस ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये कहता है कि पास्ट में उनका बहुत ही गुड कंडक्ट रहा है और हमें पे क्लियर एविडेंस नहीं है कि प्लेयर्स ने ऐसा कुछ किया है, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। अभी प्रूव नहीं हुआ है कोई चीज़, एविडेंस क्लियरली प्रूव होता हुआ नहीं हमें दिखा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो इन्वॉल्व हुए हैं। अभी हमें पास वीक है, अगर हमारे पास एविडेंस कम है, वीक है, तो हम उनका अभी नहीं छीन सकते अवार्ड फिलहाल। और उनका पास्ट में कंडक्ट तो बहुत अच्छा रहा है, तो ये उस चीज़ को वीकेंड करता हुआ दिख रहा है, उस कंटेंशन को क्लियरली दिख रहा है हमें। ये बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही लाइकली आंसर है। चलिए बी देखते हैं क्या कहता है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज नेवर डिक्लाइंड द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटी अर्लियर। ये तो स्ट्रेंथन करेगा इस चीज़ को, जो ओवरऑल कंटेंशन को, कि जो भी रिकमेंडेशन कमेटी करती है उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कभी भी डिक्लाइन नहीं करता। न्यूट्रल भी है एक तरीके से, लेकिन वीकेंड तो कहीं से भी नहीं करेगा, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। Taking the award back from the players would set a good example to other players for avoiding such actions in the future। ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, क्लियरली स्ट्रेंथन करता हुआ दिख रहा है हमें। ये तो थ्रू आउट जो कमेटी रिकमेंड कर रही थी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। यानी कि अगर मैं इसको आर्ग्यूमेंट में ऐड कर दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा मेरे आर्ग्यूमेंट को, सपोर्ट करेगा, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा वीकनिंग में। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। देयर हैव बीन पास्ट केसेस वेयर द अवार्ड हैज टू बी टेकन बैक फ्रॉम द प्लेयर्स ओइंग टू सम मिसकंडक्ट लेटर ऑन। ये भी स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे आंसर को, सपोर्ट करता है कमेटी की रिकमेंडेशन को कि अगर पास्ट केसेस में भी आप देखें तो अवार्ड पहले लिया जा चुका है वापस, अगर प्लेयर्स ने मिसकंडक्ट किया है, तो ये भी स्ट्रेंथन करेगा, तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन ई देखते हैं। द कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड एस्टीम्ड मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। क्या ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ये वीकेंड करेगा हमारे कंटेंशन को? नहीं, ये तो बहुत ही न्यूट्रल है और कहीं से भी ना स्ट्रेंथन कर रहा है ना वीकेंड कर रहा है। आप कमेटी के बारे में बात करने लग गए, तो ये भी बहुत ही वेवर्ड आंसर होगा। और ऑप्शन ए एकदम क्लियर आंसर शुरू में ही दिख गया था हमें। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वीकेन द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द कमेटी टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो हम इसको यहाँ से अभी फिलहाल रिजेक्ट करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following statements would strengthen the argument given in the above statement? यहाँ पे strengthening पूछी है, weakening नहीं पूछी है। चलिए देखते हैं। Many organizations have been resorting to recruitment based upon performance at graduate and postgraduate level exams rather than conducting exams for the same purpose। बहुत से organizations अब अपना जो रिक्रूटमेंट करेंगी वो परफॉर्मेंस जो आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में जो आपका पे स्कोर होगा उसके बेसिस पे करेंगी, ना कि वो एग्जाम्स लेंगी या कंडक्ट करेंगी एक कंपटीशन अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को हायर करने के लिए। यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई एग्ज़ाम लेने के पक्ष में वो नहीं है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हम काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये होगा कि टाइम और सेव करेंगे वो, और लोगों का समय भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। हमें ये देखना है कि इस बात को और मजबूत बनाने के लिए कौन सा और स्टेटमेंट है। अ रीसेंट स्टडी शोज नो लिंक ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। क्लियर बता दिया इन्होंने कि एक स्टडी हुई है लेटेस्ट में जिसमें बताया गया है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस जैसे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में आपने किया था वो आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में भी वही परफॉर्मेंस का कोई लिंक है। तो ये बिल्कुल वीकेंड कर देगा मेरे आर्ग्यूमेंट को। अगर मैं इसको ऐड कर दूं इस समय स्टेटमेंट में तो बिल्कुल वीकेंड कर देगा, क्योंकि कोई लिंक नहीं मिल रहा और यहाँ पर तो वही बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो वो जब लिंक ही नहीं है तो कैसे वो बेसिस बनेगा? तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा एज एन आंसर, क्योंकि ये वीकेंड कर रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं। द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स आर कंसिडर्ड टू बी सीवियरली डेफिशिएंट इन ट्रेनिंग इन जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट। बिल्कुल ही वेवर्ड हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल वीकेंड कर देगा मेरे पूरे कंटेंशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो मान के चल रही थी कि हमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के स्कोर्स को लेके चलना है, और ये तो यहाँ पर उन्होंने उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स तो बिल्कुल ही डेफिशिएंट होते हैं और ना ही उनका कोई जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट होता है। सिर्फ मार्क्स ही लाना आपके लिए एक स्किल प्रूव कर देगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी वीकेंड करेगा हमारे कंटेंशन को, स्ट्रेंथन तो नहीं करेगा। Organization which had undertaken recruitment on the basis of graduate or postgraduate exams report a significant drop in the quality of the recruited employees। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एग्जाम्स के स्कोर्स को लेकर के रिक्रूटमेंट किया उन वहाँ पर क्वालिटी कम हो गई। तो यानी कि ये भी काफ़ी हद तक वीकेंड करेगा हमारे स्टेटमेंट को।
बिल्कुल इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, हमें तो स्ट्रेंथनिंग वाला देखना है, सपोर्ट करता हुआ देखना है। सच पॉलिसीज वुड ऐड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग स्टूडेंट्स हैविंग बिलो एवरेज परफॉर्मेंस इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ऐसी पॉलिसीज अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बिलो एवरेज होंगे, तो उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कोर्स आपके मैटर करते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो काफ़ी हद तक ये भी वीकेन करेगा हमारे कंटेंशन को, ठीक है, तो मैं भी इसको भी रिजेक्ट करूंगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सच पॉलिसीज कुड सेव टाइम मनी एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर वेस्टेड इन द कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। अब ये वही कंटेंशन जो हमने बोलने की कोशिश की थी कि टाइम और मनी और रिसोर्सेज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो बचेंगे, तो इसका मतलब यही एक लौता वो स्टेटमेंट है जो कि स्ट्रेंथन करेगा हमारे पूरे ओवरऑल कंटेंशन को, सपोर्ट करेगा हमारे आर्ग्यूमेंट को। तो ये एकदम क्लियर आंसर होगा, ऑप्शन ई एकदम परफेक्ट आंसर होगा। बाकी बिल्कुल वीकेंड करते हुए दिख रहे थे। और हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव ऑल बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज शुड बी कंप्यूटराइज्ड। यानी कि एक रीसेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव अभी इशू हुआ है जिसमें जितने भी बैंक ब्रांचेस रूरल एरियाज में हैं उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए। अब यहाँ पूछा क्या है, वीकनिंग दी गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, मतलब अब जो गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, इसको कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा जो वीकेन करेगा। तो चलिए देखते हैं बहुत तेजी से स्टेटमेंट्स। कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज हैज हेल्प्ड इन मेकिंग देयर परफॉर्मेंस मोर एफिशिएंट एंड फास्ट। अब इन्होंने कंपेयर किया है रूरल एरिया की जगह अर्बन एरियाज में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उसने तो परफॉर्मेंस को और एफिशिएंट और फास्ट बनाया बैंक ब्रांचेस के। यानी ये स्ट्रेंथन करता हुआ तुरंत दिख रहा है, हमें क्लियरली सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट को। तो ऑप्शन ए स्ट्रेंथन करेगा, ना कि वीकेंड करेगा, इसको रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, लैक ऑफ स्किल्ड एंड क्वालिफाइड मैन पावर हैज बीन सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड बाय कंप्यूटर इन बैंक्स। काफी हद तक एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, ना कि मुझे लगता है कि वीकेंड करता हुआ दिखेगा आपको। ये तो फिर रिकमेंड ही कर रहा है कंप्यूटराइजेशन को, तो बिल्कुल काफी हद तक ये स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी देखेंगे, नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज हैव बीन प्रूव्ड टू बी एज एफिशिएंट एज देयर कंप्यूटर काउंटरपार्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल ये वीकेंड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक ब्रांचेस के बारे में बोलता है कि वो उतनी ही एफिशिएंट होती हैं जितनी कंप्यूटराइज्ड। तो हमें क्या जरूरत है उन्हें कंप्यूटराइज करने की। अगर रूरल एरियाज में वो प्रूव हो जाए ये बात कि कंप्यूटराइज और नॉन कंप्यूटराइज में नॉन कंप्यूटराइज बैंक ब्रांचेस ज़्यादा अच्छा करती हैं या एफिशिएंट हैं उतनी ही, तो हमें कंप्यूटराइज करके अपना रिसोर्सेज को क्यों हम वेस्ट करें, हम अपने पैसे को लगाएंगे वहाँ कंप्यूटर सेटअप करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो यानी वीकेंड कर देगा गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट को। तो हमारे काफ़ी हद तक ये क्लियर आंसर होगा, सी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो मैं डी और ई को भी रिजेक्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं डी और ई क्या कहते हैं। The government has introduced a special test for computer knowledge in all recruitment exams for banks. क्या ऐसा कुछ प्रूव होता हुआ दिखा आपको? ये तो बहुत ही वेवर्ड आंसर होगा। यहाँ पर तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक स्पेशल टेस्ट होना शुरू हो गया रिक्रूटमेंट के लिए, तो फिर कंप्यूटराइज बैंक ब्रांचेस के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथन करेगा, बिल्कुल वीकेंड नहीं करेगा। ऑप्शन ई, अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज कुड बी कंट्रोल्ड बाय ट्रेनिंग मोर एंड मोर प्रोफेशनल्स इन कंप्यूटर्स। ये भी कंप्यूटराइज करने के लिए रूरल बैंक्स के लिए सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को रोक पाएंगे रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि हमें फिर कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी चाहिए होंगे, तो उनको वहाँ पर जॉब मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी स्ट्रेंथन करेगा, ना कि वीकेंड करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया हो। 10 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने मैराथन की तरह किए हैं, और पूरे 10 की मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने उसको क्लियरली अपने वर्बली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।